नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर बूस्टर विद मी संदीप मानोधन है, सीजन 3 सेशन 24। बहुत बहुत आप सभी को फिर से एक स्वस्थ जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। कोविड बहुत तेजी से सब तरफ फैलता जा रहा है। अपने आप को बहुत सुरक्षित रखें, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। कोरोना माता का प्रसाद है, मिलेगा थोड़ी देर बाद। मास्क लगाएं, हाथ को दिन में 8 बार कम से कम अलग अलग समय पर साबुन से रगड़ रगड़ के धोएं, भीड़ में न जाएं, एसी कमरों में बैठने से बचें। दोस्तों, ये वास्तविक समस्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आई एम श्योर यू विल डू दैट। आज मैं उसको कवर भी डिटेल में करूंगा। तो सेशन 24 में आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले इस सप्ताह का शेड्यूल देख लीजिए। हमें बहुत खुशी है, हमारे नए नए ऑफरिंग्स को बहुत प्यार आपका मिल रहा है। ये पूरा शेड्यूल फॉलो होगा। आज तपस्या का रिलीज होना था, हमने उसको एक दिन के लिए इसलिए होल्ड किया है। सेमीकंडक्टर वॉर्स को बहुत शानदार टॉपिक है, क्योंकि जो अभी हमने फार्म लॉस कंट्रोवर्सी वाला सेशन जारी किया, अभी वो इतना अच्छा जा रहा है, लोग उसको इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हमने एक दिन और दिया है। तो कल मैं आज का जो तपस्या का पेंडिंग है रिलीज कर दूंगा। बाकी का पूरा शेड्यूल 100% फॉलो हो रहा है। अच्छे से यूज करें। और मेरे से इंडिविजुअल चैनल पर भी youtube.com/संदीप मानोधने पर भी नॉलेज सीरीज चालू हो गई है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्यारे दोस्तों, पावर ऑफ एफटी सुबह 7:30 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। जैसा आपने देखा है, सैकड़ों बच्चे जुड़ गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए, फॉर एमबीए एंट्रेंस, एनटीए, सीईटी जो आने वाली है, सरकारी परीक्षाएं, क्लैट हो गया, यूपीएससी सीसैट हो गया, ये एक फ्री ऑफरिंग है। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। आज सबसे पहले मैं वापस आपको लेकर चलूंगा वही फार्म बिल कंट्रोवर्सी पर, और इसको आज हम एक फुल स्टॉप लगा देंगे। तो मैंने आपके लिए प्यारे दोस्तों अभी तक 2 सेशन रिलीज कर दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया है। पहला मेरा 2.5 घंटे का सेशन है, जो कि आपको तपस्या सीरीज में मिल चुका है, आज के पीडीएफ में भी मिल गया है। और दूसरा है फार्म लॉस कंट्रोवर्सी इन अ नटशेल, मेरे चैनल पर। ये 15 मिनट का छोटा सा वीडियो है। तो दोनों मैं दे चुका हूं। और उसके बाद आज ये 3 स्पेसिफिक इंसाइट्स के साथ इस टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपको इसके आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना कर लेना एग्जाम में। इससे ज्यादा कोई कभी पूछ नहीं सकता, क्योंकि हमने सब कवर कर लिया वो 2 वीडियोज में और अगले 5 मिनट में जो मैं यहां कवर करूंगा। देखिए, मेकिंग सेंस ऑफ द फार्म बिल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने काफी अच्छा समझा है। मैं आपको जिस्ट बता देता हूं। सरकार ने एग्री रिफॉर्म्स की बात की। सरकार ने कहा कि भाई कृषि सुधार होगा, और हम एक बहुत बंद पड़ी व्यवस्था को खोल रहे हैं। फ्रेश एयर आएगी, फ्रेश सनलाइट आएगी, किसानों को आजादी मिलेगी, लिबरलाइजेशन आ जाएगा। 91 में नरसिम्हा राव जी जो लाए थे इंडस्ट्रीज के लिए और सर्विसेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो हम लेकर आ रहे हैं। दिस इज द 1991 मोमेंट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये बोला गया है। अब क्या हुआ है कि वो जो अध्यादेश आए थे उनको कानून बना दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है कि जब कानून ही लाना था तो भाई विधेयक लाते ना। आप अध्यादेश के रास्ते से आए, आपने डिबेट ही नहीं होने दी, धक्के मार के पास करा दिया, तो आपको डर किस चीज का है? खैर, अब वो तो एक पॉलिटिकल इश्यू हो गया। अभी जो ऑर्डिनेंस कानून बन गए, देखिए 3 तरीके के हैं। पहला क्या कहता है, लंबे चौड़े नाम है, इतने जटिल नाम रखे हैं कानूनों के कि किसी ने बड़ा रस ले लेके ये नाम रखे कि लोग याद ही ना कर पाए। पहला है फ्री एग्रीकल्चरल ट्रेड का कानून, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पूरी तरह से लीगल करने का कानून, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूरी तरह से शिथिल करने का कानून। पहले में बोलते हैं किसानों को मुक्त व्यापार पूरे भारत में करने दो, दूसरे में बोलते हैं कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट और किसान आपस में मिलकर कर लें, तीसरे में कहते हैं प्राइवेट लोग अपने पास कितनी भी मात्रा में भंडारण कर ले, उनके ऊपर कानून नहीं लगेगा। ये 3 बेसिक कानून है। आगे समझ में आपको? तो ओवरऑल आइडिया क्या है? सरकार कहती है लिबरलाइज कर दो एग्री ट्रेड को। यानी 1950 से अभी तक किसानों के पैरों में बहुत सारी जंजीरें थी। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमने किसानों को बहुत लाद रखा है अलग अलग कानूनों से, क्योंकि 1950s में हमारे यहाँ कृषि होता कहाँ था? हम तो डेफिशिएंट थे ना। अमेरिका से आयात कर करके तो हम जिंदा रहते थे। फूड ग्रेन डेफिसिट स्टेट था। आज हम फूड ग्रेन सरप्लस, हॉर्टिकल्चर सरप्लस हो गए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम इतने सालों में जो शैकलिंग करते आए, क्योंकि हमको अर्बन क्षेत्रों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना था, और इसलिए एमएसपी सिस्टम बना कि किसानों को रेम्यूनरेट किया जाए, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दी जाए। एपीएमसी का सिस्टम बना, हर राज्य को अधिकार दिए गए। संविधान में एग्री ट्रेड को जो है वो राज्यों के खाते में डाला गया। लेकिन अब सरकार ने कानून बनाकर राज्यों से वो भी ले लिया। देखिए, 2 तरह के रिएक्शंस आ रही हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला, ये दिस इज फ्रीडम, फाइनली फार्मर्स आर फ्री। आज तक की जो बंधन था, पूरा जंजीरों का इंकलाब जिंदाबाद हो गया है। किसान मुक्त हो गए हैं। अब उनको मंडी में जाने के अलावा एक ऑप्शन मिल गया है। प्राइवेट ट्रेडर्स के पास जा सकते हैं, बेहतर प्राइसेस मिलेगी तो वहां पर अपना माल बेच सकते हैं। जो आढ़तिये हैं, इंटरमीडियरीज हैं ट्रेडर्स और फार्मर्स के बीच में मंडी में, उनके शोषण से बच सकते हैं। फार्मर्स ज्यादा कमा सकते हैं। यह पहली बात है। यह बोलने वाले एक बहुत बेसिक चीज भूल रहे हैं, किसान तो यह आज भी कर सकता है। क्या आप इस धोखे में कि किसान केवल मंडी में बेचता है?
एमएसपी तो अलग अलग राज्यों में कहीं 5% किसानों को, कहीं 10% किसानों को, कहीं 40% किसानों को मिल रहा है। सबको कहां मिल रहा है? तो आज भी लोग प्राइवेट में तो बेच ही रहे हैं। सरकार ने उसके पास पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया है। यह है पहली रिएक्शन पे हमारा रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है? नहीं 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 नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो एपीएमसी मंडियां कमजोर होंगी, ताकि सरकार धीरे 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 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा खेल ही खत्म कर दे, और उसके जरिए जो 3F सब्सिडीज हैं, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, उसको धीरे धीरे खत्म करे। फ्यूल सब्सिडी तो प्रैक्टिकली खत्म ही हो गई है। पेट्रोल और डीजल के हम जो दाम भर रहे हैं, अननेचुरल प्राइसेस हैं, सरकार ने वो तो उड़ा ही दिया है। इसलिए ये थोड़ा सा डर है कि फूड और फर्टिलाइजर को भी सरकार शायद समाप्त कर सकती है। तो आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गए। अब क्या है कि पंजाब और हरियाणा में पिछले 40 सालों में एमएसपी प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। ये मैं आपको हिंदू के खूबसूरत एनालिसिस से बताऊंगा कि सारे सवालों के जवाब है इसमें। और क्योंकि वहां के किसानों को, वहां के ट्रेडर्स को, वहां के इंटरमीडियरीज को इतने सालों में काफी फायदा हुआ है, वहां भी ज्यादातर किसान तो स्मॉल मार्जिनली हैं, लेकिन बाकी की सारी लॉबीज बहुत स्ट्रांग हैं, तो उन्हें एक बना बनाया 40 साल का सिस्टम सर के बल उलटते दिख रहा है। उल्टेगा या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन दिख रहा है। इसलिए वो दोनों राज्यों में सबसे भीषण विरोध चल रहा है। और एक बात समझ लीजिए, पूरे भारत में एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं। 85% किसान है स्मॉल एंड मार्जिनल, छोटे और सीमांत। उनके पास कुछ जमीनें है ही नहीं, 1, 1.5, 2, 2.5 एकड़ की जमीनें होती हैं। ये वैसे भी जो उगाते हैं वो खुद के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, और मार्केटेबल सरप्लस इनके पास होता ही नहीं, और इनमें से कई तो बाजार से खरीद खरीद के लाते हैं खुद के लिए। समझ में आया आपको? एनीवे, प्राइवेट सेल्स हैपन टुडे आल्सो, एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस स्केयर फार्मर्स इनटू नॉट ट्रस्टिंग गवर्नमेंट प्रॉमिसेस ऑन अदर थिंग्स। अब जो किसान अच्छा कर रहे हैं, जिनका मार्केटेबल सरप्लस आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब हमको प्याज एक्सपोर्ट करके कमाने की बारी आई, सरकार ने रातों रात एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो हम सरकार की दूसरी बातों पर कैसे यकीन कर लें। तो ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द रिएक्शन। अब सही कौन, ये तो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। और फाइनली क्या होगा, तो फाइनली क्या होगा उसका उत्तर मैं आपको यहां दूंगा कि वो क्या तरीके हैं जिससे आप गुड या बैड को टेस्ट कर सको। और आज इसके बाद फिर अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, यहां के सारा डिस्कशन हमारा समाप्त हो जाएगा इस बड़े मुद्दे पर। अब आओ भैया आंकड़ों पर। इससे पहले कि हम यहां आए, हमारा आज का पहला सवाल, आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर ही लिया होगा आपने प्यारे दोस्तों। पीटी के टेस्टिमोनियल लिखने की जरा गति बढ़ाइए, अच्छे से अच्छे टेस्टिमोनियल आए तो मैं आप लोगों को यहां शोकेस करूं। हमारा पहला ऑफिशियल सवाल, वॉलंटियर्स क्वेश्चंस कंपाइल भी करें। व्हाट आर द टू polar opposite reactions coming in the market on the recent agriculture law reforms? तो कौन सी बाजार में दो रिएक्शंस आ रही हैं और उनका मतलब क्या है? अब इन चार्ट्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, पहले चार्ट में आप देखेंगे, भारत सरकार ने जितना भी चावल और गेहूं खरीदा है एमएसपी पे, उसमें 45% केवल पंजाब और हरियाणा से ही है, मतलब आधा। इसीलिए इन दोनों राज्यों में भयंकर घबराहट है कि ये तो सब खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, केवल 10%। तो पंजाब, हरियाणा और एमपी, भारत सरकार की सारी एजेंसियों के द्वारा चावल और गेहूं की खरीद का टोटल का 55 से 60% है, केवल ये 3 स्टेट्स ही। तो यहीं के किसानों को सबसे ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन का डर है। आपको बात समझ में ही पहले चार्ट से। दूसरी बात, दूसरा चार्ट देखेंगे, जितना भी पंजाब और हरियाणा में राइस और व्हीट उगाया गया, उसका 3/4 सरकारी एजेंसीज ने खरीद लिया। और राइस एंड व्हीट वो दो सबसे बड़ी चीजें हैं जो भारत सरकार और एजेंसियां खरीदती हैं, एफसीआई, स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज वगैरह, क्योंकि पूरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पीडीएस, राशन की दुकानें 5 लाख से ज्यादा ये चलती है, उसके ऊपर मेन प्रोडक्ट्स ही ये हैं उसके अंदर। आपको बात समझ में आई? अब अगर उत्तर प्रदेश देखोगे, उत्तर प्रदेश का उत्पादन गेहूं और चावल का पंजाब से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां सरकार ने मुश्किल से 20% भी खरीद नहीं की टोटल प्रोडक्शन की, इसलिए वहां एकदम इसका विरोध ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? 2018-19 में प्यारे दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में जितना कुछ कृषि में उत्पादन हुआ, उसमें आप ये मान लीजिए पंजाब में 65% और हरियाणा में 46% केवल राइस और व्हीट का था। मतलब ये सारा झगड़ा ये है कि ये स्टेट्स राइस और व्हीट, राइस और व्हीट, राइस और व्हीट, राइस और व्हीट की इकोनॉमी पे बने हुए हैं। सरकारों ने अभी तक उनको समर्थन दिया, और अब डर है कि ये समर्थन बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर्स आएंगे। किसान अगर वहां खिसके तो एपीएमसीज खत्म, तो एमएसपी खत्म, और उसके बाद फिर मोनोपोली शुरू। आपको बात समझ में आई? और आखिरी चार्ट में आप देखेंगे टैक्सेस जो आज सरकारें कमाती हैं, राज्य सरकारें,
वो धीरे धीरे कम होंगे क्योंकि टैक्सेस तो मंडी के अंदर लगते हैं, बाहर तो लगेंगे नहीं। भारत सरकार ने जो नए कानून लाए उसमें मंडियों के बाहर जीरो टैक्स रहेगा, जीरो रेगुलेशन, प्राइवेट के लोग जो चाहें जो मन में आए करो। तो क्योंकि वहां टैक्स नहीं लगने वाला है तो बहुत से लोग उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मंडियां अपने आप कमजोर होकर मर जाएंगी 2 3 4 5 साल में। तो सरकार बोलेगी अब एमएसपी देना ही नहीं है मुझे, और सब्सिडी भी खत्म। आपको समझ में आ रहा है ना कि वेयर आर द फार्मर्स कमिंग फ्रॉम। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन विथ नंबर्स द व्हीट एंड राइस इकोनॉमी ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब आप मुझसे बोलोगे सर ये इतना ज्ञान आपने दे दिया, ये 2.5 घंटे का लेक्चर, ये 15 मिनट का लेक्चर और ये सारी बातें, फाइनली बताओ यार सर ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है यार सर, है ना? यही है ना तुम्हारे मन में, मन का हाल हमने जान लिया, पीड़ा जान ली। देखो बेटा मैं 5 इंडिकेटर दे देता हूं तुमको कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि नहीं। अगले 6 से 12 महीने में ये 5 चीजों को स्टडी कर लेना, पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं। पहला, खरीफ की फसल आ रही है, अगर अक्टूबर में जो खरीफ की फसल कटने के बाद आएगी मंडियों में, अगर उसकी मात्रा अचानक से गिर गई मंडियों में, इसका मतलब किसान पूरी ताकत से प्राइवेट ट्रेडर्स के पास चले गए हैं। उसका नतीजा 6 महीने बाद पता चलेगा, अच्छा या बुरा। यह पहला इंडिकेटर स्टडी करना है इस साल हमको। दूसरा, जो थोक प्राइस मूवमेंट है, इन्फ्लेशन हमारे यहां सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों में होता है। सीपीआई यानी आप और मैं जो दुकान से लेके आते हैं चावल और गेहूं, और डब्ल्यूपीआई यानी किसानों के दरवाजे पे, उनके घरों पर, उनके खेतों से जो माल बिकता थोक में जाता है। तो भारत में डब्ल्यूपीआई नीचे जा रहा था, सीपीआई ऊपर जा रहा था, मतलब किसानों को तो मूल्य मिल ही नहीं रहा था। अगर होलसेल प्राइस मूवमेंट नीचे गिर गए इस साल, क्योंकि इस साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो किसान नाराज होकर तुरंत बोलेंगे प्रधानमंत्री जी को एमएसपी दो। आपने बोला एमएसपी दोगे, हमारा सब कुछ खरीदो एमएसपी पे। और अगर उस वक्त सरकार ने एमएसपी पे नहीं खरीदा, उसके बाद वो ये मान लेंगे कि ये कानून हमारे हित में नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है ना भैया? तीसरा, सरकारी खरीद टॉप स्टेट्स में। अभी पंजाब हरियाणा का पूरा मैंने रामायण आपको सुनाई, तो बेसिकली वही कहना है कि क्या सरकारें पंजाब हरियाणा में पुरानी खरीद रखेंगी 8% का टैक्स भरते भरते, या बंद कर देंगी, या मिक्स लेके चलेंगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, मंडी दोनों। यह हमें बताएगा कि सरकार की सोच क्या है। अब ये तो जब तक 6 से 12 महीने बीतेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलना है। चौथा इंडिकेटर ये होगा दोस्तों, प्राइवेट स्टॉक्स और फूड इन्फ्लेशन। आरबीआई वैसे ही बहुत चिंता में है नवंबर से फूड इन्फ्लेशन को लेकर, पिछले 4 महीने में भी। और इंडियन इकोनॉमी आज कॉन्फ्लेशन में चली गई है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब सबसे भीषण परिस्थिति। इकोनॉमी हो रही है सिकुड़ और इन्फ्लेशन जा रहा है ऊपर, मतलब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आरबीआई की भी नजर है। अब आपने प्राइवेट लोगों को पूरी तरह छूट दे दी, जितना स्टोर करना है कर लो। अगर रिटेल फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, फिर सरकार क्या करेगी, उससे पता चलेगा कि ये कानूनों की मंशा क्या थी। और पांचवी और अंतिम चीज, कॉर्पोरेट मूव्स। देखिए 100 बातों की एक बात भारत सरकार बार बार बोल रही है कि हम ये सब इसलिए ला रहे हैं कि अब लाखों करोड़ों का निवेश कृषि में आएगा, प्राइवेट लोग आएंगे, प्राइवेट मंडियां बनेंगी, कोल्ड चेन्स बनेंगी, स्टोरेजेस बनेंगे, साइलोस बनेंगे, किसानों को फायदा ही फायदा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या वाकई आएगा? ये अगले 1 साल में देखना है। और अगर पॉलिटिकल वोलेटिलिटी बनी रही तो 1 या 2 टॉप कॉर्पोरेट्स के अलावा इसमें कोई भी एकदम पैसा नहीं लगाएगा। ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये अब हमें अगले 6 महीने में बता देंगी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है या नहीं। और इसी के साथ सबसे अच्छी चीज तो ये कि ये डिबेट यहीं पे खत्म। रात की सांस ली मैंने भी और आपने भी, ऐसे घुस गए हम तो मानो किसान ही बन गए। वैसे वो मजेदार काम होगा, लेकिन फिलहाल हमें हमारी परीक्षाओं पे ध्यान देना है और अपनी लर्निंग पे। तो मेरा अगला सवाल, व्हाट आर द 5 प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ the goodness or the badness of the new farm reforms? And I hope now I have tackled the complete topic with doing all the justice to it. ये दोनों के दोनों सेशंस बहुत अच्छे से देख लेना, आप ही के लिए हैं। हमारे बहुत शानदार यूपीएससी के कोर्सेस आपको अवेलेबल हैं, फुल कोर्स अवेलेबल है हार्ड डिस्क में ऑनलाइन में। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में हमारा लाइव बैच शुरू हो रहा है 2021-2022 के लिए। वो अनाउंसमेंट्स कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस से एनरोल कीजिएगा, उसमें हम आपको पूरे कोर्स का एनरोलमेंट ऑप्शन देंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मंथली एंट्री ऑप्शंस भी आपको देंगे। बहुत मजा आएगा, बस आप कुछ समय रुक जाइए, बहुत शानदार कोर्स आपके लिए मैं ला रहा हूं। और ये कोर्सेज तो अवेलेबल क्लासरूम मॉडल वाले रहेंगे ही, और वो हमारे लाइव होंगे। प्यारे दोस्तों, फ्रांस, यूके और जर्मनी सीधे अमेरिका के खिलाफ आ गए हैं। अमेरिका बेसिकली ये कह रहा है कि 2018 में जब से उसने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील JCPOA को छोड़ा, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, अमेरिका कह रहा है कि भैया ईरान के ऊपर अब सैंक्शंस वापस लगा दो। बिकॉज अमेरिका इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उसकी दोस्ती, ये दोस्ती सऊदी अरब के साथ,
वो बनी रहे तो ईरान को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उस चक्कर में ईरान जाके चाइना की गोद में बैठ गया, भारत का नुकसान हो गया भयंकर। ईरान बेसिकली ये कह रहा है कि हमने अपनी साइड ऑफ द न्यूक्लियर डील तो मैनेज की, अमेरिका ने तोड़ दी और अमेरिका बाहर आ गया। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान पे सारे के सारे सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध पूरी ताकत से लगा दो। अब बात इतनी सीधी नहीं है। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और यूके हो गया, इन्होंने खुल के ये बोल दिया है कि वी आर नॉट विथ अमेरिका एज फार एज री इम्पोजिंग सैंक्शंस आर कंसर्न, क्योंकि ईरान की क्या गलती है, अमेरिका एक तरफा छोड़ के भागा है। और इन तीन देशों ने कमाल कर दिया, ये रूस और चीन के सुर में सुर मिला रहे हैं और ये पांचों देश मिलकर अब ये कह रहे हैं कि गलती अमेरिका की है, ईरान की नहीं। यूनाइटेड नेशन में भी ये पांच एक तरफ, यूके, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना। सोचो आप, एक और वो नवाल्नी का जर्मनी और उसका झगड़ा चल रहा है, दूसरी ओर ये, तो वो झगड़ा क्या है हमें कमेंट थ्रेड में बताइएगा। और दूसरी तरफ है यूएस। तो ऐसे में अब तलवारें जो हैं भैया खिंच गई हैं और अमेरिका पूरी तरह आइसोलेट हो गया है, लेकिन वो अपनी अकड़ में चल रहा है क्योंकि आज चुनाव हैं और कुछ ही समय के बाद नवंबर में चुनाव होंगे। तो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनका वो एक नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड दिखे, वोट्स का पोलराइजेशन हो, फायदा हो, और एक पोजीशन ले लिए तो पीछे हट नहीं सकते हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें, कॉमेंट ऑन द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन द ईरान न्यूक्लियर डील इशू। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की 87 ईयर ओल्ड जज रूथ बैडर गिन्सबर्ग की हाल ही में मृत्यु हो गई। आप एक बहुत बड़ा नाम था अमेरिका के पूरे लीगल फ्रैटर्निटी में, जुडिशियल फ्रैटर्निटी में। बहुत कठिन समय से निकलकर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, विमेंस राइट और सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा आइकन थी जज रूथ। अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में आजीवन अपॉइंटमेंट होता है, देयर इज नो रिटायरमेंट एज, आदमी मर के ही रिटायर होता है वहां पे। नाउ अमेरिका में जजेस का अपॉइंटमेंट यूएस का प्रेसिडेंट करता है एंड दैट अपॉइंटमेंट इज पब्लिकली स्क्रीन्ड और उस व्यक्ति का एंटीसीडेंट चेक होता है। मतलब वहां का प्रोसेस बहुत अलग है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ तो कॉलेजियम सिस्टम चलता है। मेरा अगला सवाल, एक्सप्लेन द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट इन हाई जुडिशरी इन इंडिया। नाउ इन अमेरिका, जब जज रूथ की मृत्यु हुई तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहती हूं कि जब तक नवंबर के चुनाव नहीं हो जाते और अगला राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता, तब तक मेरा रिप्लेसमेंट सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं आएगा। ये मेरी डाइंग विश है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहां किसी की विश मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तो एक मौका मिल गया सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जज को घुसाने का, समझ में आ गया। और प्रेसिडेंट्स क्योंकि अपॉइंट करते हैं एससी के जजेस को, तो डेमोक्रेट्स वेहेमेंटली अपोज कर रहे हैं कि ट्रंप शुड नॉट अपॉइंट अ कंजर्वेटिव जज टुडे। कंजर्वेटिव कोट अनकोट, वैसा कोई भी जज ये नहीं बोलता कि मैं कंजर्वेटिव हूं या लिबरल हूं, बट वो सबको समझता है। तो उससे फिर क्या होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग अपॉइंटमेंट है, तो अगर कोई अल्ट्रा कंजर्वेटिव जज वहां आ गया तो फिर वो प्योरली रिपब्लिकन पार्टी के फेवर के, उसकी विचारधारा के डिसीजंस रिफ्लेक्ट होने लगते हैं अगले 30-40 सालों तक, क्योंकि कोई रिटायरमेंट एज तो 62 या 65 है नहीं। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया हम तो अपॉइंट करेंगे, हमारे पास लिस्ट तैयार है। डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि ये बहुत बहुत आप गलत करोगे। हमारा अगला सवाल, कमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स फंक्शनिंग स्टाइल इन अमेरिका। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो भैया भारत की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अचानक से थर्ड वर्ल्ड वॉर के बीच में घुस गई, क्योंकि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऑनलाइन लर्निंग ये मॉडल हो जाएगा एजुकेशन का। और कोविड आ गया, कोविड आया तब यहाँ के ज्यादातर टीचर यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के ऑनलाइन पढ़ाने के अभ्यस्त है ही नहीं, आज भी नहीं हुए इतनी मुश्किलों के बाद भी, क्योंकि वो उनका मॉडल ही नहीं है, उनको ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज मजबूरी में ऑनलाइन जा तो चुकी हैं, लेकिन उनके मॉडल वर्कआउट नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली इशू ये है कि आप स्टूडेंट्स को इंगेज कैसा रखोगे, और दूसरी बात है कि लर्निंग प्रोसेसेस को मीनिंगफुल बना के कैसे रखोगे। पैरेलल में हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट का मास स्लॉटर चल रहा है, प्यारे दोस्तों मैं एक ही वर्ड यूज कर सकता हूं, भारत में नौकरियों की मास लॉटरिंग चल रही है। लाखों लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो गए पिछले 4 महीने में। ऐसे में ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों के लिए नौकरियां दिलवाना कठिन काम है। पिछले कुछ समय में 1000 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। अब इसमें जिन लोगों के एक्सपर्ट्स के यहाँ इंटरव्यू आए हैं उनका कहना है कि अगर इन यूनिवर्सिटीज ने अपने मॉडल्स को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ नहीं लेके गए, अप्रेंटिसशिप हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, मल्टी यूनिवर्सिटी टाइप्स हुए वगैरह, तो इनमें से कई यूनिवर्सिटीज 2-3 साल में बंद हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि कोविड का शॉक बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। अब एक चीज और हो गई है कि डिजिटल होने से ओवर सप्लाई ऑफ फैकल्टी है,
जहां पहले एक फैकल्टी मल्टीपल क्लासेस में पढ़ाता था, आज वो एक ही जगह खड़े होकर 5,000, 10,000, 50,000 को पढ़ा सकता है। सो इंडिया शिफ्ट टू ऑनलाइन ये एक बहुत ही सैड अफेयर रहा है, ट्रेजिक रहा है, क्योंकि कोई ऑनलाइन जाना चाहता नहीं था, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, और आज भी ज्यादातर टीचर अनकंफर्टेबल हैं। क्या आप एग्री करते हैं? तो आई इनवाइट यू, कमेंट थ्रेड में शेयर कीजिए आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज के साथ, और मेरे अगला सवाल नोट कर लीजिए, उत्तर दीजिएगा कमेंट थ्रेड में। व्हाट आर द एसेंशियल प्रॉब्लम्स दैट द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग विद ऑनलाइन एजुकेशन? मालदीव की कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। भारत और मालदीव के रिश्ते जो हैं समय के साथ ऐसे बदले हैं कि पूछिए मत। बहुत लंबे समय तक भारत ये सोचता था कि किसी भी हालत में अमेरिका को मालदीव के करीब नहीं आने देना है, और इंडिया और चाइना ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में। जी हां, शी जिनपिंग के आने के बाद इंडियाज अप्रोच हैज कंप्लीटली चेंज, और गलवान घाटी के वायलेंट इंसिडेंट 2020 के बाद इंडिया अब चाहता है कि अमेरिका टाई अप कर ले मालदीव के साथ मिलिट्री के लिए, और इंडिया भी करे, और चाइना पूरी तरह से बाहर रहे। सब कुछ बदल गया है। तो पहले इंडिया का यह उम्मीद थी कि भैया हम चीन के साथ, नॉट अमेरिका, इंडियन ओशन रीजन में मालदीव के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, लेकिन पासे इतनी तेजी से शी जिनपिंग ने पलट दिए हैं कि अब भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि चाइना को बाहर करो और इंडिया को अंदर करो, अमेरिका को अंदर करो। तो प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं वर्तमान प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं प्रो इंडिया हैं, इसके पहले वाले जो हैं वो प्रो चाइना थे। बहुत दिक्कत दी, फॉर्चुनेटली वो चुनाव में हार गए और उसके बाद ये आए। तो अमेरिका ने हाल ही में मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया और भारत ने हाल ही में $250 मिलियन की एड कोविड के लिए मालदीव को दी है। अब मजबूरी देखिए क्या है, हमारे यहाँ कोविड हैज रन अमॉक, कंट्रोल में ही नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, उनको $250 मिलियन देना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी जरूरी है। आप वो नहीं करोगे तो चीन घुस जाएगा, ऐसा विचार है। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ी फनी चीज होती है, हाउ थिंग्स चेंज। मेरा अगला सवाल, कमेंट एंड एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड अमेरिका ओवर द ईयर्स। तो सरकार ने जो फॉरेन फंड्स प्राप्त करते हैं उनके ऊपर नकेल फिर से कस दी है। गवर्नमेंट हैज टाइटन नॉर्म्स रिलेटेड टू फॉरेन फंडिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन इंडिया। इसमें जो कानून लगता है दोस्तों वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें नया कानून पास हो गया है और सरकार का कहना है कि जो भी भारत में काम कर रहे हैं संस्थान, विदेशों से जिनको मदद मिल रही है, उन्हें जिस काम के लिए मदद मिली आप केवल उसी काम के लिए उस पैसे को यूज करोगे, किसी और के लिए उस पैसे को नहीं यूज करोगे। एफसीआरए को हाल ही में अमेंड करके पास करा दिया गया है। और अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह है कि आधार कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा है कोई भी पब्लिक सर्वेंट विदेश से पैसा प्राप्त नहीं करेगा। नो गवर्नमेंट बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन टेक मनी फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली सरकार का ये डर है कि भैया नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, रिलीजियस कन्वर्जन्स हो सकते हैं बहुत सारा, तो हम इसको आउटराइट बंदी कर देंगे। तो अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द की मोटिवेशनल ड्राइवर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहाइंड द न्यू एफसीआरए अमेंडमेंट। प्यारे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक कहानी है ये कि क्यों भारत कोविड की लड़ाई हार गया। अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये लड़ाई तो हम हारे ही हैं। और आप देख सकते हैं आज अमेरिका है 65 लाख पर, भारत 50 लाख के आगे निकल चुका है और ब्राजील को पीछे छोड़ के 43 लाख पे, जबकि हमने सबसे पहले सबसे खतरनाक लॉकडाउन लगाया था। तो आखिर हम कहां गलत हो गए? लाइव मिनट का ये स्टोरी इतना बढ़िया समरी है कि भारत ये युद्ध क्यों हारा कोविड का, अब समझिए। अच्छा, और अगर आज भी आपको लगता है कि हमें युद्ध में जीत गए, फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट आई होप यू अग्री दैट सिचुएशन इज एक्सट्रीमली डायर। रोज 1000-1100 अगर हमारे भारतीय लोग मर रहे हैं, रोज अगर 1,90,000 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, तो वेल व्हाट मोर कैन आई से। ये एनालिसिस मैंने रेडी कर दिया है। भारत तेजी से नंबर 1 हो रहा है, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ब्राजीलियन राष्ट्रपति बोल्सोनारो के ठीक उलट एक बहुत स्ट्रांग अप्रोच पहले दिन से रखी और पूरे देश का लॉकडाउन कर दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, कोई ग्राफ क्रश हो ही नहीं रहा है। 16 में ही डॉक्टर पॉल बोलते हैं नीति आयोग के, सब जीरो हो जाएगा। हाँ, जीरो तो हो ही गया, लेकिन ग्राफ के अलावा सब जीरो हो रहा है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, यही एक सवाल है। ये रहा पूरा एनालिसिस। लॉकडाउन्स हैव क्लियरली फेल्ड इन इंडिया। अगर लॉकडाउन्स का लक्ष्य था वायरस के ट्रांसमिशन को रोकना, वो नहीं हो पाया है। जीडीपी का कर्व क्रश हो गया, वायरस का कर्व क्रश नहीं हुआ, ये तो क्लियर दिख रहा है। नीति की टास्क फोर्स का एनालिसिस पूरा गलत था। वो अजीबोगरीब कुछ फॉर्मूले लगा के 16 मई को कोविड खत्म कर रहे थे। नेट नतीजा ये हुआ है।
तो इसका मतलब पहले 2 महीने तो पूरी सोच, पूरे मॉडल और पूरा एनालिसिस ही गलत हो रहा था। रिसेंट सेरो सर्वेज ये बता रहे हैं कि जितनी भी स्लम एरियाज हैं वहां पर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा हैं, नॉन स्लम्स में बहुत कम है। इसका मतलब 1-to-1 सोशल कॉन्टैक्ट से, सोशल ट्रांसमिशन से, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से ये तो अप्रैल मई से ही फैल रहा है। और क्योंकि वहां सारी फैसिलिटी शेयर्ड है इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, it is now clear that many states just could not prepare their health facilities. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और निजी क्षेत्रों को इस मुख्य धारा में लाना हमारे ज्यादातर राज्य पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। नहीं तो अभी तक हमने पकड़ लिया होता। कुछ स्टेट्स ने सेंट्रल ऑक्सीजन लाइनें हॉस्पिटल में समय पर डलवाई, मौतें कम हुई। कुछ स्टेट्स आज तक नहीं कर पाए, मौतें ज्यादा हो रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ट्रेन मैन पावर की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि डॉक्टर्स भयंकर थक गए, रिप्लेसमेंट डॉक्टर्स है नहीं, रिप्लेसमेंट हेल्थ वर्कर्स है नहीं। कितना भी हम कोरोना वॉरियर बोलें, कितनी भी पंखुड़ियां गिराएं, जमीनी सच्चाई क्या है? डॉक्टर मरते हैं, संसद में सरकार के पास नंबर ही नहीं है कितने मर गए। तो डॉक्टर्स के भी दिल पे कहीं तो असर होता होगा ना, कि मतलब हमारी गिनती नहीं है, हम मरते रहें। लैक ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स आ रहा है, इनेबिलिटी टू फुल्ली कैरी आउट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्ट। अल्टीमेटली जिस व्यापक स्तर पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक एक इन्फेक्टेड आदमी औरत की होनी थी, वो भी ओवरवेल्म हो गया सिस्टम बहुत जल्दी। लोग थक गए, हेल्थ वर्कर पूरी तरह से टूट गए, एंड फाइनली स्टेट की तरफ से मिलने वाला पैसा बहुत कम रहा, जबकि मार्च से इतना भारी लॉकडाउन हमने लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो इतने सालों से हम बोलते आए कि भाई आम आदमी के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी परिवहन ये है ही नहीं, खराब है, वो इस बार खुल के सामने आ चुका है। तो अब आगे क्या? कुछ नहीं, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक वैक्सीन नहीं आएगा। तो अभी हमारे लिए लड़ाई लंबी है। कीमत 2 तरीके से चुका रहे हैं। पूरा भारत इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने की कीमत चुका रहा है, और बॉटम ऑफ द पिरामिड गरीब लोग हैं, वो हेल्थ में पिट रहे हैं, एजुकेशन में पिट रहे हैं, न्यूट्रिशन में पिट रहे हैं, जॉब्स में पिट रहे हैं और उम्मीदों में पिट रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है वहां पर। सरकार को फिस्कल स्टिमुलस लाके डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर करके लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये है कोविड की कहानी। मैं जानता हूं बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन शेयर तो करनी पड़ेगी ना। वी कैन नॉट हाइड दीज फैक्ट्स। हमारा अगला सवाल, What are the 5 top reasons why India did not win the COVID battle as everyone had hoped it would? तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि $1 अरब का लोन कोविड के लिए तो मैं दे रहा हूं तुमको, लेकिन तुमने जो मेक इन इंडिया की शर्त लगा रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि इस $1 अरब से आप प्रोक्योरमेंट करने के लिए मेक इन इंडिया का प्रेफरेंस नहीं रख सकते, यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी रखिए। तो इंडियन रेलवे जो इसमें से बहुत बड़ा रिसिपिएंट था इस लोन का, उसे अपने पूरे के पूरे टेंडर की शर्तों को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की शर्त क्लियर है कि आप किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्टिव ओनली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हमारे लोन के साथ तो नहीं कर सकते, नहीं तो हमसे लोन मत लो। तो काफी इंटरेस्टिंग है द वे दे पुल स्ट्रिंग। 91 में भी ऐसा ही हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है किस प्रकार मैक्रो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स की बातें होती थी, तो वर्ल्ड बैंक IMF दादागिरी करता था, ये उसी तरह का है। लेकिन ठीक है, आपको फिर पैसा नहीं लेना तो मत लीजिए। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द वर्ल्ड बैंक यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी नॉर्म फॉर द $1 बिलियन कोविड लोन? तो हमारे जो सेंट्रल PSUs हैं प्यारे दोस्तों, केंद्र सरकार की सरकारी कंपनियां जो होती हैं, उनको सरकार से मिलने वाला पैसा CPSE रिसीवेबल फिलहाल लगभग 5 लाख करोड़ हो चुका था फाइनेंशियल ईयर 19 में, और उसमें पैसा उनको धीरे धीरे मिल रहा था। उनकी तरफ से इंडस्ट्री को जाने वाला पैसा 2.25 लाख करोड़ था। हालांकि इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बना हुआ है, लेकिन खुद इन कंपनीज को सरकार से जो पेमेंट्स मिलने हैं वो अभी तक मिले ही नहीं है। तो ये भी एक विशियस सर्कल में फंसे हुए। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज कई बार इनका ये आरोप लगता है कि MSMEs को ये लोग पेमेंट नहीं रिलीज कर रहे हैं। इंग्लिश क्रैकर हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है। अगर इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है, आज क्या पूरे कॉन्फिडेंस से 100 सेशन के इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यू विल नॉट रिग्रेट द डिसीजन, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपसे ये सपोर्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए। आज के आज हमारी YouTube की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। CA बूस्टर प्रीमियम इसमें मिलता है, लेवल 1 और लेवल 2 है। मेरे जितने भी प्रीमियम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट थ्रेड में एक बार अच्छे से इसको रेकमेंड करो, दूसरे लोगों को मोटिवेट करो। लेट्स हैव मोर एंड मोर गुड पीपल जॉइनिंग अस एंड लर्निंग टुगेदर। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये सारी सुविधाएं आपको प्रीमियम में मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज के हमारे 2 एडिटोरियल, पहला पाकिस्तान की महाभ्रष्ट सेना। जनरल यहिया खान 1969 में ये समझ गया था, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, कि जब तक पाकिस्तानी आर्मी को एक मिथिकल क्रीचर बना के नहीं दिखाऊंगा तब तक पाकिस्तान के लोग उसको भगवान नहीं मानेंगे।
लेकिन 2020 में अमेरिका में एक पत्रकार नूरानी ने एक लंबा चौड़ा एक्सपोजर छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा जो था वो बहुत बड़ा व्यापारी है और उसका अरबों डॉलर का व्यापार चलता है, और जहां छोटे मोटे करप्शन के लिए कंपैरेटिवली नवाज शरीफ पहुंच गए जेल, बाजवा को कोई छू भी नहीं रहा है। इससे यह साबित होता है, नूरानी कहते हैं, कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से इम्यून है और देश को लूटने का उसको लाइसेंस दिया हुआ है वहां की जनता ने। यह बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। दोहा में पीस टॉक्स अफगानिस्तान के चल रहे हैं, 45 साल से रक्तपात हो रहा है, नागरिक परेशान है। 2020 में अगर वाकई शांति होती है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अफगान सरकार जो काबुल में बैठती है वो तालिबान को दबा ही नहीं पाई। तालिबान ने उल्टा अफगान सरकार को दबा रखा है। तो आज जो पत्ते हैं वो तालिबान के हाथ में। तालिबान एक पश्तून फोर्स है, इसके पहले जब सरकार चलाई तो गैर पश्तूनों का उसने कबाड़ा कर दिया था और फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो कुछ चल रहा है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि तालिबान का पलड़ा भारी है। दूसरी बात, भारत इस पूरी पीस प्रोसेस से बाहर है, वो हमारे लिए बहुत बुरी बात है क्योंकि हमने तालिबान को पूरी तरह बॉयकॉट करने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं लाया। उसमें हुआ यह कि हम ही बॉयकॉट हो गए, बाकी सब वहां बैठे हैं, हम उसके बाहर हैं। शायद सोच समझ की हो रहा है जो भी हो रहा है। तो आप ये पढ़िएगा, इस पर आपकी क्या राय हमें बताइएगा दोस्तों। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीटी एजुकेशन को pteducation-.com/contribute पर, और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा इस वीक का शेड्यूल है, अच्छे से देखिएगा। कल सुबह 7:30 बजे पावर ऑफ एक्टिंग में मिलते हैं दोस्तों। बाकी के सारे सेशंस अच्छे से देखते चले, पढ़ते चले। तो भैया आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेशन 25 में। नमस्कार, जय हिंद।